नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं कमांडर चक्रपाणी एक बार फिर से हफ्ते के आखिर में द वर्ल्ड दिस वीक, डिकोडिंग 24/7 और चैक सिंप्लीफाइज की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूं। इस हफ्ते भी बड़ी सनसनीखेज चीजें हुई हैं। इन सब में कई जगहों पे अगर आप देखेंगे तो ट्रंप का हाथ बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए बहुत जल्दी से डाइव इन करते हैं और देखते हैं इस हफ्ते हुआ क्या है और हम किस किस विषय पे बात करेंगे। अफसोस हमारे साथ इस बार जनरल कार्की नहीं आ पाए, वो किसी कारणवश व्यस्त हैं, तो मैं ही फटाफट आपके साथ समक्ष हो जाता हूं और आपको संक्षिप्त में बताता हूं क्या हुआ इस हफ्ते। सबसे बड़ी चीज जो हुई थी साल के आखिर में, इस साल के शुरुआत में, वो थे वेनेजुला के ऊपर हमला। वहां से मडूरो को तो ले गए, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन इसके पीछे क्या था, क्यों ये सब हुआ। और आपको याद होगा पिछले हफ्ते हमने बात की थी, क्या वो एक मोबाइल फोन हुआवे का, क्या वो था जिसकी वजह से मदुरो पकड़े गए। क्योंकि देखिए, मदुरो कोई दूध पीते बच्चे तो थे नहीं, वो जानते थे कि उनको कभी भी पकड़ा जा सकता है और वो अपना लोकेशन बदल रहे थे, जगह बदल रहे थे, फिर भी पकड़े गए उस मोबाइल की वजह से। क्या पता। ये भी मत भूलिएगा, एक चाइनीज डेलीगेशन मदुरो से मिलता है मात्र 5-6 घंटे पहले। तो क्या चाइनीज ने एक तरह से बता दिया मदुरो कहां है और कंफर्म भी कर दिया कि देखिए ये असली मदुरो हैं, डुप्लीकेट नहीं है, ये अपनी जगह पे है। लेकिन एक चीज तो साफ दिखाई देती है और वो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल साफ साफ ये कह दिया कि उनकी जो नई स्ट्रेटेजिक नीति है एनएसएस के नाम पे, उन्होंने साफ ये बता दिया कि हमारे जो पश्चिमी हेमिस्फीयर है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इसमें हम किसी का दखलंदाजी नहीं बर्दाश्त करेंगे। ये एक तरह से चीन के खिलाफ बहुत बड़ा हथियार इस्तेमाल उन्होंने किया है। क्यों? क्योंकि $100 बिलियन से ज्यादा चीन का निवेश है यहां पे वेनेजुला में। इस प्रकरण से पहले यह भी मत भूलिएगा कि पनामा में जो पनामा कनाल है, इस कनाल का नियंत्रण काफी हद तक चीन ने अपने हाथों में ले लिया था। एक चीन की कंपनी उसका देखरेख कर रही थी, इसका एडमिनिस्ट्रेशन कर रही थी। जैसे ट्रंप आए, उन्होंने सबसे पहला काम यही किया था कि उन्होंने अनाउंस कर दिया था जोर शोर से कि उनका फोकस पनामा कनाल होगा, उनका फोकस ताइवान होगा, उनका फोकस ग्रीनलैंड होगा। इन्होंने कभी ये चीज छिपाई नहीं थी और पनामा कनाल के ऊपर उन्होंने फटाफट करके चीनी कंपनी को निकलवा दिया पनामा से। तो पहला धक्का तो चीन को यहां लगा, फिर अब लगा है वेनेजुएला में। और यह सब क्यों हो रहा है? ये मान के चलिए, तेल है सबसे महत्वपूर्ण चीज, और अगर आपको चीन पे ऊपर नियंत्रण करना है तो चीन जो है तेल इंपोर्ट करता है। कहां से करता है? सबसे ज्यादा करता है ईरान से। क्यों? सस्ता मिलता है। दूसरा करता है रशिया से और तीसरा करता है वेनेजुएला से। वेनेजुएला में कैसे करता है? देखिए, वेनेजुएला को तो उसने $100 बिलियन दे रखे हैं लोन में। अब वो उसको कहता है कि देखिए आप हमें तेल देते रहिए, ये आपका जो सूद है, इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट पेमेंट को हम कंट्रोल कर ले रहे हैं, असल तो अभी चलता रहेगा। तो उसको लगभग फ्री में तेल मिल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के इस एक वार से ये फ्री का तेल खत्म। अब ट्रंप ने कह दिया है कि मैं सारा का सारा तेल जो है वेनेजुएला का, इसका नियंत्रण मैं खुद करूंगा। इसको बेचा जाएगा मार्केट प्राइस पे, डॉलर्स पे, और ये पैसे जो है वो अमेरिका निवेश करेगा ताकि वेनेजुएला के लोगों को कोई समस्या ना आए। वेरी गुड। और ये उन्होंने दूसरा काम ये किया है कि उन्होंने अपने ही तेल कंपनीज को बोला कि आप वापस जाइए वेनेजुएला में और वहां पे निवेश कीजिए। हालांकि अमेरिकन तेल कंपनीज ने यह निवेश से इनकार किया है बजाय एक कंपनी के, और वो है शेवरॉन। शेवरॉन कुछ हद तक करने को तैयार है। इसमें देखिए, आपने सुना होगा बेला वन नाम का एक तेल मालवाहक जहाज था, ऑयल टैंकर, जिसको यूएस कोस्ट गार्ड ने पीछा करते हुए नॉर्थ अटलांटिक में जाके उसको पकड़ा, उसको जब्त किया और उसको लेके वापस आ गए।
एंड मौके पे इस बेला वन ने अपना नाम बदल के रशियन नाम कर दिया, रशिया का झंडा लगा दिया, यहां तक कि रशिया ने अपनी सबमरीन भी भेजी, लेकिन इस पूरे चीज में उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। दूसरी तरफ चीन का जितना भी नुकसान हुआ है, क्या चीन ने कोई मिलिट्री एक्शन लिया? नहीं। क्या चीन ने कुछ भी किया? नहीं। क्या चीन ने मदुरो के तरफ से कुछ बातचीत की, कुछ पेशकश की? नहीं। सिर्फ आम तौर पे भाषण दिया कि ये देखिए ये गलत बात है, ये आप नहीं कर सकते, ये अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है, वगैरह वगैरह। ये तो कोई भी कर सकता है। इससे एक सस्पिशन जरूर जागता है, खास करके अगर आपने जो मैंने पहले कहा था, हुआई मोबाइल फोन और चीनी डेलीगेशन, तो क्या ये फिक्स्ड मैच था? क्या ये था कि अमेरिका ने बोला कि हम ये फिर से G2 या G3 करते हैं, अमेरिका वेस्टर्न हेमिस्फीयर, चीन ताइवान ले ले और रशिया यूक्रेन ले ले। और इसी के बीच में हमको एक और बयान जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है, उन्होंने ये कहा है कि ताइवान के ऊपर मैं नहीं सोचता कि चीन हमला करेगा, और मैं जानता हूं जी जिनपिंग बहुत अच्छे आदमी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मुझे विश्वास है कि वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। वैसे ताइवान तो जी के हाथ की बात है, अब इससे भाई सस्पिशन तो आ ही जाता है। और उधर देखिए यूक्रेन में भी कोई खास अमेरिका दखल नहीं दे रहा है। तो ये एक चीज तो आपको दिखाई दे रही है। और ये देखिए वेनेजुएला की कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। इसके साथ साथ यहां पे खत्म ही नहीं हुआ था कि डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीनलैंड के ऊपर धावा बोल दिया। पहले तो देखिए उन्होंने कहा था, पेशकश की थी कि हम ग्रीनलैंड को हम चाहते हैं और ग्रीनलैंड के लोग हमें अपने आप बुलाएं और हमें अपने आप हमसे कहें कि भाई आप आ जाएं हमारे में, हमसे हमें ले लीजिए। उन्होंने कहा कि हम पैसे देने को तैयार हैं। उन्होंने ये भी कहा, देखिए ऐसा है कि अमेरिका ने जो पैसिफिक ओशन है उसके 3-4 जगह ऐसी हैं जहां पे उन्होंने एक सिक्योरिटी संधि कर रखी है। संधि यह है कि आपका फॉरेन अफेयर्स और आपका डिफेंस हम देखेंगे, बाकी आप टोटली इंडिपेंडेंट हैं। इसको कहते हैं फ्री एसोसिएशन ट्रीटी। ये फ्री एसोसिएशन ट्रीटी या कॉफा उन्होंने पॉलिनेशिया के साथ किया है, मार्शल आइलैंड्स के साथ किया है, और पलाउ नाम के एक आइलैंड का ग्रुप है उसके साथ किया है। यही चीज वो ऑफर कर रहे हैं ग्रीनलैंड को। बीच में ट्रंप ने यह भी कह दिया था कि भाई आपने 500 साल पहले एक जहाज ग्रीनलैंड में ले आया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि ग्रीनलैंड आपका हो गया। ग्रीनलैंड अभी भी एक तरीके से ऑटोनॉमस रीजन है जिसके गवर्नेंस करता है डेनमार्क। डेनमार्क ग्रीनलैंड में ज्यादा निवेश भी नहीं कर रहा था। इस वजह से ग्रीनलैंड के लोगों को लुभाना आसान हो सकता है। और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका का यह पेशकश है कि हम $1,00,000 तक आपको हर व्यक्ति को देने को तैयार हैं, निवेश करेंगे ताकि आप हमारे साथ हो जाएं। हालांकि नेटो इसके खिलाफ है, डेनमार्क इसके खिलाफ है, लेकिन क्या नेटो में ये फूट पड़ रही है? कुछ हद तक तो दिखाई दे रहा है कि फूट पड़ रही है। एक तरफ देखिए मैक्रोन चाहते हैं कि वो G20 में ज्वाइन कर लें, कभी कभी कहते हैं मैं ब्रिक्स में भी ज्वाइन करना चाहता हूं, कभी कभी वहां पे मेलोनी ने कहा है, जो इटली की प्रधानमंत्री हैं, उन्हें कहा मुझे मालूम नहीं मैं किसके साथ रहूं, अमेरिका के साथ रहूं, रशिया के साथ रहूं, यूनाइटेड EU के साथ रहूं, या कल जाके मैं बिग मैक में मैकडोनल्ड में जाके वेफर्स और हैमबर्गर खाऊं। तो दिखाई दे रहा है कि यूरोप में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और यूरोप की हालत भी खस्ता है। तो क्या यह संभावना है कि ग्रीनलैंड की वजह से नेटो और यूरोप में ही फूट पड़ सकती है? अगर पड़ती है तो यह बहुत अचंभे वाली बात होगी। क्यों? क्योंकि देखिए नेटो जो है एक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड फोकस्ड ग्रुप बना था और इसका ऑब्जेक्टिव था सोवियत यूनियन के खिलाफ काम करना, और फिर सोवियत यूनियन हो गया रशिया। यहां पे देखिए एक और बात है
वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड क्यों चाहते हैं। जहां तक मुझे खबर में लगता है 3 वजह हैं। इससे पहले एक कदम पीछे लेते हैं। ग्रीनलैंड के साथ डेनमार्क ने एक ट्रीटी पे समझौता कर रखा है अमेरिका के साथ कि आपको जहां भी एक मिलिट्री बेस तैनात करना है आप बड़े शौक से कर सकते हैं। हम आपको अनुमति देते हैं एडवांस में, बस हमें बता दीजिए कि आप कहां कर रहे हैं। अगर ये सब है तो ग्रीनलैंड क्यों चाहिए अमेरिका को? ग्रीनलैंड चाहिए अमेरिका को 3 वजह से। नंबर 1, आर्कटिक ओशन जो है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहा है। अभी तो नहीं पिघला है, पिघल रहा है। अगले 10-15 साल में पिघल के ऐसा हो जाएगा कि आर्कटिक से आप जो है यातायात कर सकते हैं, सी रूट्स खुल जाएंगे, आप जहाज ले जा सकेंगे। अगर ये होता है तो जापान और अमेरिका के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो वो आर्कटिक सर्कल के तरफ के साथ हो जाएगा। और आर्कटिक की जो 3 रूट जो खुलेंगे इनमें से 2 तो ग्रीनलैंड के दाएं बाएं से निकलते हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण जगह हो जाती है ग्रीनलैंड। दूसरा, अगर रशिया से कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल आएगी अमेरिका की तरफ तो वो ग्रीनलैंड के ऊपर से ही आएगी, तो आप अपनी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस यहां पे लगा सकते हैं। वैसे ग्रीनलैंड में अमेरिका का एक स्टेशन है, रेडार स्टेशन। तीसरी बात अब यह है कि आप ये देखिए कि ग्रीनलैंड जो है, जब आर्कटिक ओशन के जो नेशंस हैं उन्होंने आपस में एक संधि कर रखी है कि ग्रीनलैंड के जो आर्कटिक ओशन का जो रूट्स होंगे इस सब का जो है वही लोग हिस्सा ले सकते हैं जो आर्कटिक ओशन के अंदर हैं। अमेरिका को इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण जगह चाहिए और वो जगह मिल जाएगी अगर वो ग्रीनलैंड में होता है। इसीलिए ग्रीनलैंड और इसीलिए अमेरिका की ये सारी की सारी करतूतें जो हो रही हैं। हमने सोचा कि शायद ग्रीनलैंड ही अगला फोकस होगा, लेकिन देखिए कभी कभी किस्मत भी ऐसे मोड़ लेती है, कभी कभी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि एक हफ्ते के अंदर 10 दिन के अंदर अंदर इतनी बड़ी घटना हो गई जिसका कभी किसी ने सोचा भी नहीं था। और वो घटना थी ईरान। पिछले आज देखिए 13वां दिन है ईरान में प्रोटेस्ट चलने का। 13 दिन में प्रोटेस्ट, जो शुरू में छोटी प्रोटेस्ट थी, और क्यों हुई थी? क्योंकि ईरान में जो इन्फ्लेशन है ये बढ़ के 45% प्लस हो गया, 45% से ज़्यादा हो गया। तो ईरान ने क्या किया, अपना जो रियाल है उसको डिवैल्यू कर दिया। डिवैल्यू करके 50% कम करके बोला कि $1 में आपको 45,200 रियाल मिलेंगे, 45,200 रियाल मिलेंगे $1 के। लेकिन अनऑफिशियल प्राइस जो है ये पहुंच गई 1.5 मिलियन, मतलब 1.5 मिलियन, मतलब 15 लाख रियाल $1 के। दुकानदारों के पास तो भाई पैसे ही नहीं है, कहां से ये अफोर्ड कर सकते हैं अपनी दुकान खोलना? तो उन्होंने दुकानें बंद कर दी और सड़कों पे आ गए। दुकानें बंद हो गई तो लोग सड़कों पे आ गए। अब ये चीज़ बढ़ने लगी। पहले तो ईरान के प्रेसिडेंट जो हैं पेशकियाम, उन्होंने कहा था कि हम इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, इनको शांतिपूर्वक करने दीजिए, लेकिन ये हुआ नहीं। और अयतुल्ला खमनेनी ने कहा कि ये सारे के सारे जो हैं ये अल्लाह के दुश्मन हैं जो ये सब करते हैं, इनकी जो पनिशमेंट है ये सिर्फ डेथ, मौत हो सकता है और हम इन सबको ढूंढ ढूंढ के मारेंगे। इसी बीच गोलियां भी चलने लगी और जो लास्ट खबर मेरे पास है इसके हिसाब से तकरीबन 72 लोग मर चुके हैं गोलियों से। 2500 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और कई हजार लोग घायल हुए हैं। सच कितना है मेरी माने तो कम से कम इस सारे नंबर्स को 5 से गुणा कर लीजिए, उतने लोग मरे हैं, घायल हुए हैं और गिरफ्तार हुए हैं। इसमें आग तो लगी थी, घी डालने का काम कई लोगों ने किया। डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले कर दिया। उन्होंने एक ट्वीट किया और बोला वी आर रेडी, लोडेड एंड तैयार बैठे हैं।
मतलब हमने अपने जहाज लोड कर दिए हैं, सामान लोड कर दिया है, सामग्री लोड कर दी है। अगर खमेनी ने गोली चलाई और प्रोटेस्टर्स पे गोली चलाई तो हम बीच में हस्तक्षेप करेंगे। वहां पे उन्होंने एक उत्तराधिकारी भी तैयार कर लिया है। जो ईरान के शाह थे, जिनकी डेथ हो, वो मर गए थे 1970 के आसपास, उनके बेटे जो है शाह रिजा पहलवी, इन्होंने ऐलान कर दिया है और लोगों को आह्वान किया है कि आप शहर के बीचों बीच जो उनका सिटी सेंटर है उसके ऊपर आप नियंत्रण करें, अपना प्रोटेस्ट कंटिन्यू करें और मैं आने की तैयारी करने में लगा हूं। लोगों को इसमें एक राहत दिखती है। क्यों? क्योंकि देखिए, ईरान में भुखमरी तो है ही, गरीबी है ही, और जो अयोतला वगैरह हैं वो तो बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स के हिसाब से करते हैं। यही ईरान कई दशकों पहले बिल्कुल फ्री कंट्री हुआ करता था, महिलाएं खुला घूमती थीं, अब तो बिना बुर्का के जा नहीं सकती। आपको याद होगा माशा अमीनी की डेथ हुई थी, जिसके बाद ना काफ़ी आंदोलन हुआ था। क्यों? क्योंकि बुर्के के अंदर से उनके कुछ बाल दिखाई दिए थे, यही एक वजह थी। और ये सारी चीज़ें जो है, ये तो समस्या ईरान के लोगों को है। अगर ईरान में तख्ता पलट होता है, और मुझे तो लगता है कि तख्ता पलट बहुत जल्दी हो जाएगा, तो क्या ये भारत के फायदे में है? मेरा अपना मानना है भारत के लिए तो बहुत ज़्यादा फायदे में है। क्यों? देखिए, ईरान का तेल पे तो अभी प्रतिबंध लगा है, जैसे वेनेजुएला के तेल में प्रतिबंध लगा था। वेनेजुएला के तेल के लिए अमेरिका ने कहा है भारत खरीद सकता है, और भारत की जो रिफाइनरीज हैं वो वेनेजुएला का हैवी क्रूड के लिए ऑप्टिमाइज्ड हैं। हम पहले भी लेते थे, इसलिए हमें समस्या नहीं होगी। दूसरा, हमारे रिफाइनरीज ईरानियन क्रूड के लिए भी ऑप्टिमाइज्ड हैं, और हम रशिया से ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास ईरानियन क्रूड नहीं है। अगर ईरान का क्रूड खुल जाता है और अगर यहाँ पे तख्ता पलट होता है और अमेरिका के पक्ष में होता है, देखिए जो अगर ये आएंगे पहलवी साहब, तो वो तो अमेरिका के साथ ही होंगे, तो अमेरिका प्रतिबंध उठाएगा तो फायदा किसका होगा? हिंदुस्तान का। और हिंदुस्तान का अगर ये ईरान से तेल आना शुरू हो जाएगा तो हमें रशिया पे इतना निर्भर नहीं होना पड़ेगा। और जैसे ईरान का तेल आता है मार्केट में, तेल की कीमत अपने आप 10 से 12 डॉलर गिर जाएगी। अगर गिरती है तो हमारे लिए फिर से फायदा है, क्योंकि हमें फिर वो डिस्काउंटेड तेल की जरूरत ही नहीं है। तो हमारे लिए तो ये बहुत बड़े फायदे की बात हो सकती है। यहां से चलते हैं ईरान के नेबर में, पड़ोसी है पाकिस्तान। आपने हाल ही में सुना होगा, बहुत सारी चीजें आई हैं जिसमें कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत ज्यादा डिफेंस डील्स करने शुरू कर दिए हैं। सऊदी अरब के साथ $4 बिलियन, बांग्लादेश के साथ, उधर लीबिया के साथ $2 बिलियन, सूडान के साथ बात हो रही है। भैया माजरा क्या है? पाकिस्तान एक भिखमंगा देश जिसके पास कुछ नहीं है, स्क्रू ड्राइवर टेक्नोलॉजी है, कहां से ये सब कर रहा है? मेरे नज़र में तो इसमें दाल में कुछ काला है, शायद दाल ही काली है, कुछ काला नहीं, दाल ही काली है। लेकिन क्या बेच रहा है पाकिस्तान? JF-17 या जंग फाइटर 17, जो जाना माना कबाड़ खाना है। इसके इंजन खराब हैं, जो चीनी इंजन इसके पास हैं, इसमें इंजन्स में ही क्रैक्स आ रहे थे, उड़ता नहीं है। जिसने JF-17 का खरीदा है वो तकलीफ में ही है, उसके बावजूद ये सब हो रहा है। लेकिन इसके पीछे देखिए, सिर्फ एक न्यूज़ मीडिया है जो ये बता रही है, वो है रॉयटर्स के जो आदमी हैं जो ये बता रहे हैं वो भी वही पाकिस्तानी हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ये सब बातें हो रही हैं, वैसे और किसी ने इसकी पुष्टि नहीं की है। तो दाल तो काली है। लेकिन इस सब के बीच में एक और सनसनीखेज चीज हो गई, वो है पहले तो डोनाल्ड ट्रंप ने उठा के मोदी जी की नकल की और यह दिखाने की कोशिश की कि मोदी जी जो हैं
उनसे भीख मांग रहे थे, उनसे गिड़गिड़ा रहे थे कि आप हमारे साथ समझौता कर लीजिए। उसी बीच अगले ही 24 घंटे के अंदर अंदर हावर्ड लुटनिक, जो उनके कॉमर्स सेक्रेटरी हैं, उनके कॉमर्स मिनिस्टर के बराबर, उन्होंने कहा कि डील तो पूरी हो गई थी, सब कुछ तैयार था, हस्ताक्षर होने थे। मैंने कहा था कि भाई साहब आप मोदी जी को बोलिए फोन पे बात करने डोनाल्ड ट्रंप से, तो वो जो है डील साइन हो जाएगी। और डोनाल्ड और मोदी जी ने बात नहीं की। सच क्या है? तो ये खुद ही नहीं बता पाते सच क्या है। तो इसमें एक चीज का बिल्कुल साफ दिखाई देता है, और वो ये है कि अमेरिका को कहीं ना कहीं तो दर्द हो रहा है। और ये दर्द क्यों हो रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूं। बहुत को लोगों को पता नहीं होगा कि हिंदुस्तान ने पिछले 1.5-2 साल के अंदर अंदर तकरीबन 120 अपने जो डॉलर रिजर्व्स थे उनको घटाया है। थोड़ा मोटा नहीं, बहुत ज्यादा घटाया है। यहां तक कि 21% से ज्यादा घटा दिया है पिछले 1 साल में। और डॉलर से हिंदुस्तान का रिजर्व बैंक जो है वो चला गया है सोने पे। इसीलिए सोने की कीमतें जो है वो उबाल पे है, सोना और चांदी। दूसरा, यूपीआई के बदौलत हमने क्या किया है, हम डी डॉलराइज की बात नहीं करते हैं, हम कहते हैं म्यूचुअली एक दूसरे की लोकल करेंसी में हम ट्रेड करेंगे। यूपीआई का हमारा किस किस के साथ हो गया है? फ्रांस के साथ ही हो गया है, सिंगापुर के साथ है, यूएई के साथ है, और यहां तक की बात चल रही है यूरोपियन यूनियन के साथ कि उनका जो सेंट्रल सिस्टम है उसके साथ हम लिंक करेंगे। एक प्रोजेक्ट है, उसका नाम है प्रोजेक्ट नेक्सस। प्रोजेक्ट नेक्सस के जरिए हम, ये टेस्टिंग भी शुरू हो गई है, टेस्टिंग सफल हुई है और बहुत जल्दी ये लागू हो जाएगा कि हम यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड लोकल करेंसी में करेंगे। रशिया के साथ लोकल करेंसी में हो ही रहा है। मतलब हम जो है अपना ट्रेड अगर रुपी और लोकल करेंसी में करेंगे तो हमारे लिए डॉलर की अहमियत कम हो जाती है। अगर डॉलर की अहमियत कम होती है तो अपने आप में डॉलर की डिमांड कम होगी, और ये अमेरिका को बिल्कुल गवारा नहीं है। अमेरिका क्या चाहता है? अमेरिका चाहता है कि डॉलर का प्रभुत्व रहे। क्यों? क्योंकि देखिए आज की तारीख में अगर फर्ज करें दो देश हैं, एक देश मैं हूं, एक देश आप हैं। अगर मैंने आपको कुछ निर्यात किया, आपने मुझे पैसे देने हैं, तो आप पैसे देंगे स्विफ्ट बैंकिंग के जरिए। तो वो पैसा आपने दिया यूरो में फर्ज करिए, और वो जाता है अमेरिका। अमेरिका में डॉलर में चेंज होता है। फिर आता है मेरे पास, अमेरिकन बैंक इसमें ये लेते हैं, और फिर अमेरिकन बैंक इसमें अपना कमीशन लेते हैं और वो मुझे वापस करते हैं। वो मुझसे भी कमीशन ले रहे हैं, आपसे भी ले रहे हैं, और हम दोनों आपस में, क्योंकि हम ट्रेड कर रहे हैं तो 2.5% हमें फिर भी देना पड़ता है। मतलब यह है कि अमेरिका को फ्री में पैसे मिल रहे हैं। अमेरिका को अपना जो डेट है, जो उनका जो उनको भुगतान करना है लोगों को, जिसके ऊपर वो अपना ट्रेजरी बिल देते हैं, ये ट्रेजरी बिल खरीदने के लिए कोई नहीं है। उनके पिछले ट्रेजरी बिल का जो ऑक्शन था वो बिल्कुल गिर गया, क्योंकि हिंदुस्तान नहीं खरीद रहा है, वहां पे चीन नहीं खरीद रहा है, जापान ने भी छोड़ दिया है खरीदना। तो मतलब अब अमेरिका को लगने लगा है कि जो वो अभी तक डॉलर के नोट छापता था और अपना जो कर्जा था वो दूसरों के सर पे मर देता था, और आज की तारीख में अमेरिका का कर्जा 130 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा है, और हर 3 महीने में 1.5 से 2 ट्रिलियन डॉलर बढ़ रहा है। तो अब अमेरिका को लगता है कि ये कर्जा जो है उनके हाथ से जा रहा है। अगर जा रहा है तो दर्द तो होगा ही। तो एक तेल, दूसरा ट्रेड, और तीसरा डॉलर, इन तीनों की वजह से अमेरिका चिलमिला रहा है। और अगर तिलमिला रहा है, चिलमिला रहा है, तो ये अब किस पे निकाले? हिंदुस्तान एक आसान बकरा है। दूसरा जो है, आप ये मत भूलिएगा कि चीन ने भी अमेरिका के ऊपर बहुत दबाव डाला था रेयर अर्थ के ऊपर। अब चीन का जो तेल था वेनेजुएला से निकल गया, ईरान से निकल जाएगा,
तो फिर अमेरिका के पास एक कंट्रोलिंग लीवर मिल जाता है, जिससे वो चीन के ऊपर दबाव डाल सके कि वो ये चीज़ें ना करे, रेयर अर्थ कंटिन्यू करे अमेरिका को देना। तो भाइयों बहनों, आपने देख ही लिया किस तरह से जो भी कुछ भारत देश में हुआ है, जो भी कुछ हमारे आसपास हो रहा है, जो वेनेजुएला में हुआ, जो ग्रीनलैंड में हो रहा है, इस सब के पीछे एक ही सूत्रधार है, वो है डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका। भारत को इसमें क्या करना चाहिए, ये सबसे अहम बात है। मेरा अपना मानना है, भारत एक ऐसी स्थिति में बैठा है जहां पे किसी भी युद्ध में भारत की कोई भूमिका नहीं है। चाहे वो ताइवान के ऊपर हो, चाहे वो यूक्रेन के ऊपर हो, चाहे वो खाड़ी में हो, मतलब पर्शियन गल्फ में हो, चाहे वो हमास का हो, भारत के लिए इसमें कोई लेन देन नहीं है। हमको अपना रुख साफ रखना है, अपना फोकस रखना है अपनी इकोनॉमी पे, लेकिन डंडा भी हमें तैयार रखना पड़ेगा। मतलब यह है कि हमें अपनी कैपेसिटी, अपनी कैपेबिलिटी डिफेंस में बढ़ानी पड़ेगी। मेरा अपना मानना है कि हमारे जो डिफेंस बजट है वो 2% से भी कम है। समय आ गया है इसको कम से कम 2.5% करने का इस साल, और अगले 5 साल में इसको 3 से 3.5% तक ले जाने का। डोनाल्ड ट्रंप खुद कहते हैं कि नेटो 5% करे, हम काहे ना करें। हमें इसकी तरफ भी विशेष करके ध्यान देना है, और हमको अपने जो आधा फ्रंट, हाफ फ्रंट हिंदुस्तान के अंदर है, इसके ऊपर भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ों का फायदा इस्तेमाल करेगा अमेरिका, चीन भी करेगा, और इनके पास 2 महत्वपूर्ण टट्टू हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, और इन सब के साथ साथ बहुत सारे और टट्टू हैं भारत देश के अंदर ही। ये कौन है, ये तो आप सब मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं, मैं क्या बताऊं आपको। तो भाइयों बहनों, ये थी खबरें इस हफ्ते की। इंतज़ार कीजिए अगले हफ्ते तक। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।